नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब के विचारों पर गहराई से बात करेंगे जिसने अनगिनत लोगों के पैसे के साथ रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया है। योर मनी और योर लाइफ। ये सिर्फ मतलब बचत करने या निवेश करने की टिप्स वाली किताब नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ये एक गहरा दर्शन है, एक सोच है जो हमें ये सवाल पूछने पर मजबूर करती है कि पैसा असल में है क्या। और किताब का जवाब चौंकाने वाला है। पैसा हमारी जीवन ऊर्जा है, लाइफ एनर्जी। जीवन ऊर्जा। हाँ, हर रुपया या डॉलर जो हम कमाते हैं वो हमारे जीवन के उस सीमित समय का प्रतीक है, वो घंटे जो हमने उसे कमाने में लगाए हैं। ये सोच ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। पैसा मतलब जीवन ऊर्जा। ये बैंक बैलेंस या तनख्वाह के आंकड़ों से कहीं कहीं आगे की बात है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद है इस मूल विचार को समझना और उन 9 कदमों को जानना जो ये किताब बताती है। हाँ, वो कदम जो किसी को भी वित्तीय जागरूकता से लेकर वित्तीय स्वतंत्रता, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस तक ले जा सकते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से अपने वित्तीय जीवन का नक्शा दोबारा बनाने जैसा है। हाँ, और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये कदम सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये एक आत्म खोज की यात्रा भी है। ये पैसे के साथ हमारे भावनात्मक रिश्ते, हमारी आदतें, हमारे जीवन के लक्ष्य, इन सब पर सवाल उठाते हैं। तो चलिए इस यात्रा के पहले पड़ाव से शुरू करते हैं। हाँ, पहला कदम है अतीत के साथ शांति बनाना। मेक पीस विद द पास्ट। इसका मतलब क्या है? सुनने में ये थोड़ा दार्शनिक सा लगता है, ये है भी कुछ हद तक, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत व्यवहारिक है, बहुत प्रैक्टिकल। इसमें 2 चीजें करनी होती हैं। अच्छा, क्या? पहली, अपनी आज तक की कुल कमाई का हिसाब लगाना। मतलब जब से आपने कमाना शुरू किया तब से लेकर आज तक कुल कितना पैसा आपके हाथ में आया, ग्रॉस लाइफ टाइम इनकम। ठीक है। और दूसरी, अपनी कुल संपत्ति, नेटवर्थ, उसका पता लगाना। यानी आज आपके पास कुल कितनी संपत्ति है, बैंक बैलेंस, निवेश, प्रॉपर्टी वगैरह, और उसमें से आपके सारे कर्ज घटाकर जो बचता है वो। अच्छा, तो कुल कमाई और कुल संपत्ति, ये आंकड़े जानना क्यों जरूरी है? इसका क्या पॉइंट है? क्योंकि ये आंकड़े अक्सर एक कहानी कहते हैं। कई बार लोग ये देखकर सच में चौंक जाते हैं कि उन्होंने जीवन भर में कितना कमाया और आज उनके पास उसमें से कितना बचा है। वो जो फासला होता है ना, वो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा पैसा, हमारी जीवन ऊर्जा कहाँ गई। क्या हमने उसे उन चीजों पर खर्च किया जो वाकई हमारे लिए मायने रखती थीं? सही बात। ये अतीत की वित्तीय हकीकत का सामना करने जैसा है, बिना किसी अपराध बोध के, बस जागरूकता के साथ। ये भविष्य के लिए एक बेसलाइन तय करता है। समझ गया। मतलब अतीत को समझकर ही भविष्य की नींव रखी जा सकती है। ठीक है, तो इस शुरुआती आकलन के बाद दूसरा कदम क्या है? दूसरा कदम है हर पैसे का हिसाब रखना, ट्रैक योर मनी। और मेरा मतलब है हर पैसे का। हर पैसे का? वो छोटी सी चाय भी? हाँ, वो सुबह की चाय हो, महीने का किराया हो, या ऑनलाइन खरीदी गई कोई छोटी सी चीज, सब कुछ लिखना, हर एक पैसा। ये तो बहुत मुश्किल और समय लेने वाला काम लगता है। क्या ये सच में जरूरी है, हर छोटी चीज लिखना? ये बिल्कुल जरूरी है, कम से कम शुरुआत में तो बहुत जरूरी है। ये जागरूकता पैदा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारी जीवन ऊर्जा यानी पैसा असल में जा कहाँ रही है, तब तक हम उसे अपनी मर्जी से दिशा कैसे दे सकते हैं? ये बात तो है। ये वैसा ही है जैसे वजन कम करने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि आप खा क्या रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। शुरुआत में ये बोझिल लग सकता है, मानती हूँ, लेकिन धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। और आजकल तो कई ऐप्स भी हैं जो इसे आसान बनाते हैं। मुद्दा है अपने खर्च के पैटर्न को बिना किसी जजमेंट के देखना, बस देखना। ठीक है, तो पहले हमने अतीत का हिसाब लगाया, फिर वर्तमान में पैसा कहाँ जा रहा है उसका हिसाब रखना शुरू किया। अब आता है तीसरा कदम, जिसके बारे में मैंने सुना है कि ये सबसे ज्यादा आंखें खोलने वाला है। हाँ, कह सकते हैं। अपनी वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी, रियल आर्ली वेज, इसकी गणना करना, ये क्या भला है? ये हमारी सामान्य प्रति घंटा मजदूरी से अलग कैसे है? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फर्क है। देखिए, हमारी सामान्य मजदूरी तो वो है जो हमें कागज पर मिलती है, तनख्वाह। हाँ। लेकिन वास्तविक मजदूरी निकालने के लिए हमें अपनी कमाई में से सिर्फ टैक्स ही नहीं घटाने, बल्कि काम से जुड़े सारे खर्चे घटाने होते हैं। सारे खर्चे? जैसे? ऑफिस आने जाने का खर्च, पेट्रोल, गाड़ी का रख रखाव,
या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किराया, ऑफिस के लिए खरीदे जाने वाले कपड़े, अच्छा। बाहर खाना क्योंकि घर पर बनाने का समय नहीं मिला, शायद बच्चों की देखभाल का खर्च अगर जरूरी है तो, और यहाँ तक कि काम के तनाव को कम करने के लिए किए जाने वाले खर्चे। तनाव कम करने के खर्चे जैसे महंगी छुट्टियां या शॉपिंग थेरेपी, जो भी आप स्ट्रेस कम करने के लिए करते हैं, जिसका खर्चा होता है। अरे बाप रे, मतलब सिर्फ तनख्वाह का आंकड़ा देखना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और इतना ही नहीं, हमें सिर्फ ऑफिस में बिताए घंटों को ही नहीं गिनना होता। अच्छा, और क्या? बल्कि काम से जुड़ी हर गतिविधि में लगने वाला समय जोड़ना होता है। आने जाने का समय, कम्यूट टाइम, घर पर ऑफिस का काम करने का समय, जी। काम के बारे में सोचने या तनाव लेने में बिताया गया समय, ये सब जब आप अपनी घटी हुई आय को, मतलब तनख्वाह माइनस काम के खर्चे, इस बड़े हुए समय से भाग देती हैं, तब आपकी वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी निकलती है। ये तो सुनने में ही डरावना लग रहा है। मुझे लगता है ये आंकड़ा ज्यादातर लोगों के लिए काफी कम निकलेगा उनकी उम्मीद से। अक्सर ऐसा ही होता है, और यही इसका मकसद है। ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि हम असल में अपनी जीवन ऊर्जा के हर घंटे के बदले कितना कमा रहे हैं। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कोई खास खर्च, जैसे मान लीजिए 5,000 का डिनर या कोई नया गैजेट, हमारे इतने घंटों की मेहनत हमारे जीवन के इतने घंटों के बराबर है भी या नहीं। वाह! ये सोच खर्च करने के फैसलों को जड़ से बदल सकती है। ये हर खर्च को एक नए नजरिए से देखने का लेंस बन जाता है कि क्या ये मेरी जीवन ऊर्जा के लायक है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है, और ये हमें सीधे चौथे कदम पर ले जाता है ना? तय करें कि पर्याप्त क्या है। डिटर्मिन व्हाट इज इनफ। जब हमें अपनी वास्तविक मजदूरी पता चल जाती है तो शायद ये सवाल पूछना आसान हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब आप हर खर्चे को जीवन ऊर्जा के पैमाने पर तोल सकते हैं। चौथा कदम कहता है कि अपने हर खर्चे की श्रेणी देखें, जैसे खाना, कपड़े, मनोरंजन वगैरह, और हर महीने के उस श्रेणी के कुल खर्च के बाद खुद से पूछें, क्या इस खर्च से मुझे मेरी लगाई हुई जीवन ऊर्जा के बराबर संतुष्टि, खुशी या मूल्य मिला? अच्छा, हर खर्चे पर यह सवाल। हाँ, अगर किसी श्रेणी में जवाब नहीं है तो सवाल उठता है कि क्या ये खर्च जरूरी है, क्या इसे कम किया जा सकता है। ये इनफ या पर्याप्तता का अवधारणा ये बहुत दिलचस्प है। हमारी पूरी संस्कृति तो हमेशा और ज्यादा, मोर इज बेटर के पीछे भागने को कहती है। सही कहा। ये किताब उस और ज्यादा की अंधी दौड़ पर सवाल उठाती है। पर्याप्त का मतलब कंजूसी या अभाव में जीना नहीं है। नहीं। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस बिंदु को पहचानना जहां जरूरतें पूरी होती हैं और संतुष्टि मिलती है, और जिसके आगे और सामान या खर्च सिर्फ जटिलता, तनाव और उस सामान को संभालने के लिए ज्यादा काम लाता है। मतलब और सामान मतलब और बोझ। हाँ, ये हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है वो पर्याप्त का पॉइंट, लेकिन इस सवाल को पूछना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। मेरे लिए पर्याप्त क्या है? क्या मैं ज्यादा के पीछे भागते हुए अपनी जीवन ऊर्जा बर्बाद तो नहीं कर रहा? ये बहुत गहरा सवाल है, सोचने वाला। तो मान लीजिए किसी ने अपनी वास्तविक मजदूरी निकाली, अपने खर्चों को ट्रैक किया और ये सोचना शुरू कर दिया कि पर्याप्त क्या है। अगला कदम क्या है? 5वां कदम, एक दीवार चार्ट बनाना, मेक अ वॉल चार्ट। ये थोड़ा पुराने जमाने का नहीं लगता? आजकल सब डिजिटल है। लग सकता है, पर यह बहुत प्रभावी है। किताब सुझाव देती है कि आप हर महीने अपनी कुल आय और कुल व्यय को एक बड़े ग्राफ पेपर पे 2 अलग-अलग लाइनों के रूप में प्लॉट करें। ग्राफ पेपर पर, जैसे स्कूल में करते थे। हाँ, और इस चार्ट को ऐसी जगह लटकाएं जहां ये रोज दिखे, शायद बेडरूम में या स्टडी में। इसका क्या फायदा? क्या सिर्फ एक्सेल शीट या ऐप काफी नहीं? फायदा मनोवैज्ञानिक है। देखिए, रोज अपनी वित्तीय प्रगति को अपनी आंखों के सामने देखना। अच्छा। आय की रेखा ऊपर जाते हुए और व्यय की रेखा नीचे आते हुए, या कम से कम स्थिर रहते हुए, ये एक बहुत बड़ा प्रेरक है। हाँ, मोटिवेशन मिलता है। हाँ, ये बात तो है। विजुअल, ये आपको अपने लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह बनाता है। अकाउंटेबल, और जब वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, यानी जब आपकी मासिक निवेश आय आपके मासिक खर्चों से ज्यादा हो जाती है, वो वित्तीय स्वतंत्रता का बिंदु होता है। उससे चार्ट पर आते देखने एक अद्भुत एहसास देता है। ये आपकी वित्तीय यात्रा का विजुअल रिकॉर्ड बन जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह का विजुअल मोटिवेशन टूल है। ठीक है, समझ गया। इसके बाद छठा कदम आता है, खर्च कम करना, मिनिमाइज स्पेंडिंग। ये तो शायद चौथे कदम मतलब पर्याप्त तय करने का ही नतीजा है। बिल्कुल। जब आपने चौथे कदम में पहचान लिया है कि कौन से खर्चे आपको आपके जीवन ऊर्जा के बदले सच्ची संतुष्टि नहीं दे रहे,
तो छठा कदम उन खर्चों को समझदारी से और धीरे धीरे कम करने के बारे में है। समझदारी से। हाँ, यहाँ जोर समझदारी पर है। किताब कंजूसी करने या जीवन का आनंद छोड़ने की बात नहीं करती, बल्कि ये उन खर्चों को पहचानने और हटाने की बात करती है जो असल में बर्बादी है। बर्बादी मतलब? वो चीजें जो हम आदतन खरीद लेते हैं या सामाजिक दबाव में, लेकिन जिनसे हमें कोई वास्तविक खुशी या मूल्य नहीं मिलता। ये अपने संसाधनों का, अपनी जीवन ऊर्जा का सम्मान करना है। मतलब सोच समझकर खर्च करना, न कि आंख बंद करके कटौती करना। ठीक है। फिर आता है सातवां कदम, आय अधिकतम करना, मैक्सिमाइज इनकम। ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता है? एक तरफ खर्च कम करने की बात, दूसरी तरफ आय बढ़ाने की। हाँ, ये विरोधाभासी लग सकता है पहली नजर ने, लेकिन ये संतुलन के बारे में है। बैलेंस। आय बढ़ाने का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा घंटे काम करके खुद को निचोड़ लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो फिर क्या है? बल्कि इसका मतलब है अपनी आय को अपनी जीवन ऊर्जा के बदले ज्यादा मूल्य प्राप्त करने के तरीके खोजना। अच्छा, जैसे? हो सकता है ये बेहतर नौकरी ढूंढना हो, या कोई साइड बिजनेस शुरू करना हो, या अपनी स्किल्स बढ़ाकर ज्यादा कमाना हो। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि आय बढ़ाने की कोशिश आपके स्वास्थ्य, आपके रिश्तों या आपके मूल्यों की कीमत पर नहीं होनी चाहिए। ये जरूरी है। उद्देश्य है वित्तीय स्वतंत्रता तक जल्दी पहुंचना, ताकि आप अपनी जीवन ऊर्जा को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकें, बिना मजबूरी के। समझ गया। संतुलन महत्वपूर्ण है। ज्यादा कमाना है, लेकिन जीवन ऊर्जा का सौदा सोच समझकर करना है। ठीक है। अब हम आ गए आठवें कदम पर, बुद्धिमानी से निवेश करना, इन्वेस्ट वाइजली। यहीं पर पैसा हमारे लिए काम करना शुरू करता है ना? एकदम सही। जब आप कदम 6 खर्च कम करना और कदम 7 आय बढ़ाना के जरिए पैसा बचाना शुरू कर देते हैं, हाँ। तो वो पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा नहीं रहना चाहिए। वो तो पड़ेगा नहीं। बिल्कुल। हाँ। 8वां कदम कहता है कि इस बचत को ऐसी जगह निवेश करें जहां ये सुरक्षित रूप से बढ़ सके और आय उत्पन्न कर सके, इनकम जनरेट करे। तो कैसी निवेश की सलाह है किताब में? किताब बहुत जटिल निवेश रणनीतियों की बात नहीं करती, बल्कि ये सरल दीर्घकालिक निवेशों पर जोर देती है, जैसे कम लागत वाले डाइवर्सिफाइड इंडेक्स फंड। अच्छा, सिंपल रखना है। हाँ, लक्ष्य है एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जो धीरे धीरे समय के साथ इतनी आय पैदा करने लगे कि आपके बुनियादी खर्चों को कवर कर सके। यहीं से कंपाउंडिंग का जादू काम करना शुरू करता है। और ये हमें अंतिम 9वें कदम पर लाता है, काम और उद्देश्य को पुनर्परिभाषित करना, रीडिफाइन वर्क एंड पर्पस। ये सुनने में काफी बड़ा लक्ष्य लगता है। फाइनल स्टेज। हाँ, ये इस पूरी यात्रा का शिखर है। देखिए, जब आपके निवेश से होने वाली मासिक आय, जिसे पैसिव इनकम भी कहते हैं, आपके मासिक खर्चों के बराबर या उससे ज्यादा हो जाती है, हाँ, तो आप तकनीकी रूप से, वित्तीय रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। FI। तो इसका मतलब काम करना बंद कर देना है? रिटायरमेंट? जरूरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप काम करना बंद कर दें, लेकिन अब आपको सिर्फ पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। वो मजबूरी खत्म हो जाती है। तो फिर व्यक्ति क्या करता है अगर पैसे की जरूरत नहीं तो? यहीं पर काम और उद्देश्य की पुनर्परिभाषा होती है, रीडेफिनेशन। अब काम एक चुनाव बन जाता है, मजबूरी नहीं। चॉइस नॉट ऑब्लिगेशन। अच्छा। आप वो काम कर सकते हैं जो आपको पसंद है, जिसमें आपका मन लगता है, जिससे दुनिया में कोई योगदान होता है, भले ही उससे ज्यादा पैसा ना मिले। वाह। आप अपने समय और ऊर्जा को उन रिश्तों, शौकों या सामाजिक कार्यों में लगा सकते हैं जो आपके लिए ज्यादा मायने रखते हैं। ये असली आजादी है। सही बात है। अपने जीवन का उद्देश्य पैसे कमाने की जरूरत से हटकर तय करने की क्षमता, यही वो मंजिल है जिसकी ओर ये 9 कदम ले जाते हैं। वाह। तो इन 9 कदमों को देखते हुए ये साफ है कि ये सिर्फ एक वित्तीय योजना नहीं है, ये तो जीवन जीने का एक तरीका है। बिल्कुल। इसमें 2-3 बातें मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी। पहली, हर चीज का आधार वो जीवन ऊर्जा वाली सोच है कि पैसा मतलब समय। हाँ, वो फाउंडेशनल आइडिया है, वो बुनियाद है। जब आप पैसे को समय और जीवन से जोड़कर देखते हैं तो सारे फैसले बदल जाते हैं, पर्सपेक्टिव बदल जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात वो पर्याप्त वाली अवधारणा है, इनफ। ये हमें लगातार और ज्यादा की दौड़ से बाहर निकलकर सोचने पर मजबूर करती है कि सच्ची संतुष्टि कहाँ है, रुकना कहाँ है। बिल्कुल। ये उपभोक्तावाद पर, कंज्यूमरिज्म पर एक शक्तिशाली टिप्पणी है और हमें अपने मूल्यों के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करती है कि मेरे लिए क्या जरूरी है। और तीसरी बात जो निकल कर आती है वो है नियंत्रण और इरादे की भावना, एजेंसी।
ये कदम हमें अपने वित्तीय जीवन के ड्राइवर की सीट पर वापस लाते हैं, ऐसा लगता है। हाँ, एम्पावरमेंट वाली फीलिंग आती है। कुल मिलाकर ये दर्शन पैसे को हमारे जीवन का मालिक बनाने के बजाय उससे एक उपयोगी सेवक बनाने का रास्ता दिखाता है ना? हाँ, बिल्कुल। एक साधन, एक टूल। एक ऐसा साधन जो हमें वो जीवन जीने में मदद करे जो हम वास्तव में जीना चाहते हैं, ना कि वो जो हमें जीने के लिए मजबूर किया जाता है पैसों की वजह से। और ये बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं है, बैंक बैलेंस वाला, ये आंतरिक भी है। पैसे को लेकर जो डर होता है, चिंता या अपराध बोध, उसकी जगह समझ, शांति और स्वतंत्रता की भावना ले लेती है। चाहे कोई एफआई तक पहुंचा हो या नहीं। हाँ, भले ही कोई व्यक्ति अभी वित्तीय स्वतंत्रता से मीलों दूर हो, ये प्रक्रिया ही, ये यात्रा ही अपने आप में सशक्त बनाने वाली है, एम्पावरिंग है। तो संक्षेप में कहें तो योर मनी और योर लाइफ हमें पैसे को हमारी सीमित और कीमती जीवन ऊर्जा के रूप में देखने का एक क्रांतिकारी नजरिया देती है। हाँ, बिल्कुल। और वो 9 कदम उस नजरिए को हकीकत में बदलने का एक व्यावहारिक चरण दर चरण ढांचा प्रदान करते हैं, स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क। ये कोई जल्दी अमीर बनने की स्कीम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक धीमी, स्थिर और टिकाऊ प्रक्रिया है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने वित्त पर नियंत्रण पा सकता है और अंततः वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है, धीरे धीरे। बिल्कुल। ये एक ऐसी यात्रा है जो न सिर्फ हमारे बैंक बैलेंस को बल्कि हमारे जीवन को भी बदल सकती है। सही कहा। अच्छा, अब ये सब जानने के बाद एक सवाल है जो शायद श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ देना चाहिए। हाँ, जरूर। अगर कोई सच में बैठकर पूरी ईमानदारी से अपनी वास्तविक प्रति घंटा मजदूरी की गणना करे, वो तीसरा कदम, हाँ, तो क्या वो अपने समय और पैसे को अलग तरह से देखेगा? क्या उसके खर्च करने के तरीके बदलेंगे? सोचने वाली बात है। और इसी से जुड़ा सवाल, व्यक्तिगत स्तर पर किसी के लिए पर्याप्त का क्या मतलब है? व्हाट इज इनफ फॉर मी? इन सवालों का जवाब ढूंढना शायद इस पूरी चर्चा का सबसे गहरा और व्यक्तिगत टेक अवे हो सकता है।